हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। गुलाम वंश पर वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने गुलाम वंश के कुछ सुल्तानों के संबंध में ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े हैं। आज हम वहीं से आगे जहाँ पर हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 58 के आगे आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आगे हम लोग 58 नंबर तक हम लोगों ने गुलाम वंश की पहली वीडियो में प्रश्नों को पढ़ा है। वहीं से आगे सेकंड वीडियो हम लोग पढ़ते हैं। चूँकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए हमने एक वीडियो में न डाल करके दो वीडियो में संपूर्ण गुलाम वंश के प्रश्नों को शामिल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, रजिया शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने के समय लाल वस्त्र धारण कर जनता के सम्मुख गए और उसने क्रूर शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी। उस समय लाल वस्त्र पहनना प्रतीक था, तो उसमें लाल वस्त्र पहनना जो प्रतीक था वह न्याय की मांग, जैसा कि हमने बार बार इसको समझाया है, लाल वस्त्र पहन करके ही लोग न्याय की मांग करते थे। रजिया का सुल्तान चुना जाना अपने में महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह स्त्री शासिका थी, क्योंकि उसे वंशानुगत आधार पर चुना गया था, क्योंकि उसे जनता द्वारा चुना गया था। उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। उपयुक्त सभी क्योंकि उसे वंशानुगत आधार पर चुना गया था, क्योंकि उसे जनता द्वारा चुना गया था, और क्योंकि वह एक स्त्री शासिका भी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चूंकि रजिया का राजारोहण दिल्ली की जनता, सेना और अधिकारियों द्वारा किया गया, इसलिए प्रांतीय शक्तिशाली तुर्क सरदारों का अपनी उपेक्षा का एहसास हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया। तत्कालीन प्रमुख विद्रोही सरदार कौन कौन थे? तो प्रमुख विद्रोही जो सरदार थे, बदायूं के इक़्तिदार मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सालारी ये नहीं थे। मुल्तान, ये बदायूं के इक़्तिदार मलिक इजुद्दीन सालारी ये भी थे। मुल्तान के इक़्तिदार मलिक इजाउद्दीन कबीर खां, ये कबीर खां भी था, सालारी भी था। और झांसी के इक़्तिदार सैफुद्दीन कूची या सैफुद्दीन कुचलू, लाहौर के मलिक अलाउद्दीन जानी, ये सभी, यानी कि हमारा जो विकल्प सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। सभी इसमें उसके विद्रोही थे। सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने पर्दा त्याग कर धारण किया। पर्दा त्याग कर उसने क्या धारण किया था? उसने कुबा कोट और कुला टोपी, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, कुबा कोट और कुला टोपी धारण करके बस खुले मुंह दरबार में जाना प्रारंभ कर दी थी पुरुषों के वेश में। निम्नलिखित में किसे अमीर ए आखुर नियुक्त कर रजिया ने तुर्क अमीरों के विरोध का सामना किया? अमीर ए आखुर के पद पर उसने जमालुद्दीन याकूत को उसने अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला प्रमुख, जो रजिया को घोड़े पर चढ़ते समय सहायता करता था, जिससे तुर्क अमीरों के विरोध का रजिया को सामना करना पड़ा, यानी जमालुद्दीन याकूत को उसने अमीर ए आखुर के पद पर बैठाया था। निम्नलिखित में किस ख्वारिज़्म शाह ने 1238 में रजिया से मंगोलों के विरुद्ध सहायता की मांग की थी? तो ये मलिक हसन कारलूक ख्वारिज़्म शाह ने मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी थी, जिसमें अलाउद्दीन मांगबरनी ये इल्तुतमिश के समय सहायता मांगा था, लेकिन मलिक हसन कारलूक या रजिया के समय सहायता मांगा था। किसके विद्रोह को दबाने के लिए जाते समय तबर हिंद के नज़दीक रजिया को विद्रोही तुर्क अमीरों ने धोखे से बंदी बना लिया? तो किसका विद्रोह था उस समय? ये ढूंढना है। इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया तबर हिंद या तबर हिंद में। उसी के विद्रोह को जाते समय रास्ते में ही अमीरों ने धोखे से रजिया को बंदी बना लिया था। रजिया ने अपने किस विद्रोही सरदार से कालांतर में विवाह कर लिया? तो रजिया ने अपने अल्तूनिया से, जिससे उसने कूटनीति से इसे अपने तरफ मिला लिया और इसी से उसने विवाह कर लिया। कैथल के समीप अल्तूनिया और रजिया की 13 अक्टूबर 1240 को हत्या कर दी गई। किसके द्वारा ये हत्या कर दी गई थी? तो ये हत्या कर दी गई थी हिंदू डाकुओं के द्वारा। कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा जो बहराम शाह से जुड़े हुए थे, इन्हीं लोगों के द्वारा रजिया की हत्या कर दी जाती है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने रजिया का दुर्बलता व असफलता का कारण उसके स्त्री होना माना है? तो उसका स्त्री होना, उसकी असफलता या कारण जो माना है वह थे मिनहाजुद्दीन सिराज और एल्फिंस्टन दोनों, अर्थात ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। रजिया की असफलता का प्रधान मुख्य कारण क्या था? रजिया की असफलता का जो मुख्य कारण था वह तुर्की गुलामों सरदारों की महत्वाकांक्षा। रजिया का असफलता का जो मुख्य कारण था तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा थी। 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में होता। उपयुक्त कथन किसका है? यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में होता। ये उपयुक्त कथन किसका है? तो ये उपयुक्त कथन जो है वह एल्फिंस्टन के द्वारा
दिया गया है, एल्फिंस्टन द्वारा कहा गया है रजिया के संबंध में कि यदि वह स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में होता। रजिया के पतन के बाद तुर्क अमीरों ने किसे सल्तनत की गद्दी पर बिठाया? तो रजिया के बाद तुर्क अमीरों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को रजिया के उत्तराधिकारी के रूप में षड्यंत्र करके बहराम शाह को शासक बनाने के उद्देश्य से ही अमीरों और सरदारों ने रजिया की हत्या करवाई और मुइजुद्दीन बहराम शाह को यहाँ का सुल्तान घोषित किया। तुर्क अमीरों ने किस शर्त पर बहराम शाह को सुल्तान बनाया था? तुर्क अमीरों ने किस शर्त पर बहराम शाह को सुल्तान बनाया था? तो तुर्क अमीरों ने अनेक शर्तें रखी थी। इन शर्तों में वह शासन का समस्त अधिकार तुर्क अमीरों को दे देगा, यानी वह शासन का समस्त अधिकार तुर्क अमीरों को दे देगा। इसी शर्त पर अमीरों ने इसे सुल्तान बनाया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में किस नवीन पद का सृजन किया गया जिसमें सुल्तान के समस्त अधिकार निहित थे? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में एक नया पद बनाया गया जिसे नायब ए ममलकत या नायब कहा जाता था, और इसी शर्त के साथ ही अमीरों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बनाया था। पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में घुसकर आक्रमण किया। पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में घुसकर आक्रमण किसने किया था? तो अफगानों ने, ख्वारिज्म शासकों ने, मंगोलों ने। तो यहाँ आंसर मंगोलों हो जाएगा जिसने पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में घुस करके आक्रमण किए थे। सर्वप्रथम मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के किस प्रदेश पर 1241 ईस्वी में आक्रमण किया था? तो ये प्रदेश कौन सा था? लाहौर, पंजाब, चंदेरी, उपयुक्त कोई नहीं। तो ये प्रदेश जो था वह पंजाब था, चूँकि पंजाब सीमा पर पड़ रहा था और इसी पंजाब पर 1241 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क अमीरों ने मई 1242 ईस्वी में सत्ता से हटाकर किसे अगला सुल्तान नियुक्त किया? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह को हटा करके तुर्क अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सत्ता का अगला सुल्तान बनाया, जो 1242 ईस्वी से लेकर के 1246 ईस्वी तक सुल्तान रहा और 1240 से 1242 ईस्वी तक मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान था। अलाउद्दीन मसूद शाह जो इल्तुतमिश का पौत्र था ने 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। मसूद के समय में बलबन को कौन सा महत्वपूर्ण पद प्राप्त था? अलाउद्दीन मसूद के समय बलबन, जिसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी, उसे अमीर ए हाजिब के पद पर अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसे बनाया था। अमीर ए हाजिब। मसूद शाह को सिंहासनच्युत करने के लिए किए गए षड्यंत्र को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो मसूद शाह को सिंहासन से हटाने के लिए जो षड्यंत्र करता था वह गयासुद्दीन बलबन ही था। इसी ने षड्यंत्र करके मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिरुद्दीन महमूद जो संभवतः इल्तुतमिश का पौत्र था के शासनकाल में शासन का समस्त अधिकार किसमें केंद्रित था? तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था और इस समय एक नए व्यक्ति गयासुद्दीन बलबन की उत्पत्ति हो जाती है और यही व्यक्ति नासिरुद्दीन महमूद के समय में शासनकाल का समस्त अधिकार, शासन सत्ता का समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिया था। 1249 ईस्वी में बलबन को सेना के संपूर्ण अधिकार के साथ नायब ए ममलकत का पद प्राप्त हुआ। इसी समय बलबन को मिली एक उपाधि के बाद इसे उलुग खां कहा गया, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सुल्तान कुरान की नकल करता था तथा उसे बेचकर अपनी आय करता था, ये ऑप्शन सही है। इसके शासनकाल में कुछ थोड़े समय को छोड़कर शासन सत्ता पूर्णतया उसके नायब बलबन के हाथों में थी, ये ऑप्शन भी सही है। इसने बलबन की पुत्री से निकाह किया था, यानी कि यह ऑप्शन भी सही है। इसने अपनी प्रशासनिक योग्यता के बल पर 20 वर्ष तक शासन किया। तो यहाँ असत्य कथन ढूंढना है, तो यह 20 वर्षों तक शासन नहीं कर सका था, इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वह डी, ये ऑप्शन असत्य है, गलत है इसके संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1260 ईस्वी में किस मंगोल नेता के दूत का बलबन ने दिल्ली में स्वागत किया था? तो बलबन ने मंगोल नेता हलाकू के दूत का दिल्ली में स्वागत किया था। हलाकू किसके समय में आया था? तो यह बलबन के समय में आया था। निम्नलिखित में बलबन के किस प्रबल प्रतिद्वंदी ने 1253 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद पर दबाव डालकर बलबन को नायब के पद से हटवा दिया? तो बलबन के खिलाफ सुल्तान से मिल करके इमानुद्दीन रेहान जो था, यह बलबन को उसके महत्वपूर्ण पद नायब के पद से हटा दिया था। तो यह व्यक्ति इमानुद्दीन रेहान था। बलबन को नायब के पद से पदच्युत कर कहाँ भेजा गया था? तो बलबन को पदच्युत करके इसे झांसी भेज दिया गया था। इसे कहाँ भेजा गया था? इसे झांसी भेज दिया गया था। कहीं कहीं यह झांसी के नाम से मिलता है। निम्नलिखित में किसे भारतीय मुसलमान कहा गया?
तो जो रेहान था यह भारतीय मुसलमान इसे कहा गया, यही भारतीय मुसलमान था जिसने सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया था। 1254 ईस्वी में बलबन को पुनः नायब का पद प्राप्त हुआ। इसके बाद उसके सम्मान एवं शक्ति में वृद्धि हुई। 1254 में बलबन को पुनः नायब का पद प्राप्त हुआ, यानी कि झांसी से लौटने के उपरांत एक बार पुनः बलबन को नायब का पद प्राप्त हुआ। इसके बाद उसके सम्मान में वृद्धि हुई। उसे सुल्तान नासिरुद्दीन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। उसे सुल्तान के पद का प्रतीक छत्र के प्रयोग की अनुमति प्राप्त हुई। उसे अपने सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त किया, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन बी सही होगा। 1266 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बारे में निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन कौन मौन हैं? तो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बारे में जो इतिहासकार मौन हैं वे हैं बरनी, जिनका पूरा नाम जियाउद्दीन बरनी था। ये उसकी मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कहा है। निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें यह उल्लेख मिलता है कि बलबन ने विष देकर सुल्तान की हत्या करवा दी? तो किस पुस्तक में यह ऐसा उल्लेख मिलता है कि बलबन ने विष दे करके सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी? तो वह फुतुह उस सलातीन नामक पुस्तक में विष दे करके नासिरुद्दीन महमूद की हत्या बताई गई है। सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली के तख्त पर बैठा? तो सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो नायब था बलबन ने शासन सत्ता को संभाली, यानी कि गुलाम वंश का अगला सुल्तान बना। बलबन इलवारी तुर्क जाति का था। वह अपने को किसका वंशज बताता था? बलबन इलवारी तुर्क जाति का था, लेकिन वह अपने जो जुड़ाव था वह ईरान के वंश अफरासियाब वंश से अपने को जोड़ता था। बलबन का जो वास्तविक नाम था वह बहाउद्दीन था। बलबन के बचपन का नाम या वास्तविक नाम बहाउद्दीन यानी कि बहाउद्दीन था। उलूग खां उसको उपाधि प्रदान की गई थी। सूची फर्स्ट में दिए गए दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों जिनके अधीन बलबन ने उच्च पदों पर कार्य किया तथा सूची सेकंड में दिए गए बलबन की पदोन्नति को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। यानी कि यहाँ नीचे कूट दिया हुआ है और यहाँ मिलान करना है कि किसके समय में किस पद पर बलबन था, यानी खासदार का पद किसके समय में इसको मिला हुआ था। तो खासदार का जो पद था यह इल्तुतमिश के समय में बलबन को प्राप्त था। अमीर ए शिकार के पद पर रजिया ने इसे बैठाया था तथा अमीर ए आखुर जो है यह बहराम शाह के समय में अमीर ए आखुर के पद पर था तथा अमीर ए हाजिब के पद पर यह अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में था तथा नायब मुमलकत नासिरुद्दीन महमूद के समय में था। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए में 3, बी में 1, सी में 4। ए में 3, बी में 1, सी में 4, यानी कि जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है वह ए प्राप्त हो रहा है। हमारा ऑप्शन ए प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन किसका गुलाम था ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह इल्तुतमिश के द्वारा ही बलबन खरीदा गया था। इसलिए यह नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब के पद पर था, बहराम शाह के समय भी अच्छे पदों पर था। रजिया ने इसे अमीर ए शिकार बनाया था और बहराम शाह ने इसे अमीर आखुर बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश का यह गुलाम था। इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को खरीदा गया था। यथार्थ में बलबन ही भारत में मुस्लिम शासन का पथ प्रदर्शक बन गया था और जब मसूद को सिंहासन पर बैठाया गया तो वास्तविक सत्ता उस तेजस्वी दास सेनापति बलबन के हाथ में थी। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये उपयुक्त कथन जो है वह लेनपुल का है। एक विद्वान है, इतिहासकार हैं जिनका नाम लेनपुल है। यह उपयुक्त कथन लेनपुल का है। 95 क्वेश्चन है, मसूद शाह द्वारा बलबन से कहा गया कथन, मैंने शासन का सारा कार्य तुम्हारे हाथों में दे दिया, कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे और तुमको ईश्वर के सम्मुख लज्जित होना पड़े, किस इतिहासकार के विवरण में मिलता है? तो यह बदायूनी जो विद्वान हैं उनके विवरणों में प्राप्त होता है, जो बलबन को मसूद शाह ने कहा था। जिस समय बलबन दिल्ली के तख्त पर बैठा उसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान थीं? तो जिस समय बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा उस समय जो इसके सामने समस्याएं थी वह कहीं ना कहीं मृतप्राय सुल्तान की प्रतिष्ठा, यानी कि सुल्तान की प्रतिष्ठा जो है वह मृतप्राय के समान हो चुकी थी। यह भी ऑप्शन सही है, चूँकि इसके पहले के जो 3 सुल्तान थे, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये सुल्तान की प्रतिष्ठा को खो चुके थे। ये सही होगा। दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा और उसका संगठन, यह भी सही होगा। मंगोलों का आक्रमण, यानी कि मंगोलों के आक्रमण भी हो रहे थे। चाहगान के सदस्यों के विद्रोही तीव्र, यानी कि जो
तुर्कान चहलगानी या चालीसा का गुट था, उसके सदस्यों के बारे में कहा। दिल्ली के समीप मेवातियों का विद्रोह, यानी कि ये सभी विद्रोह चल रहे थे। इसका मतलब है कि उपयुक्त जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब के सब सही हो जाएंगे। बलबन ने अपनी किस समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी? तो बलबन ने अपनी किस समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी? वह मंगोल आक्रमण से साम्राज्य की सुरक्षा करने पर विशेष जोर दिया। आंतरिक विद्रोह, आंतरिक संगठन, तुर्क गुलाम सरदारों के संगठन, चालीसा का दमन, किस समस्या को उसने प्राथमिकता दी? तो उसकी सबसे बड़ी जो समस्या थी मंगोलों के आक्रमण से साम्राज्य की सुरक्षा को उसने विशेष प्राथमिकता दी। मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सीमाएं सर्वाधिक असुरक्षित थी। मंगोल आक्रमण से उत्तर पश्चिम की सीमाएं, चूंकि मंगोल हमेशा उत्तर पश्चिम से ही आक्रमण करते थे, उत्तर पूर्व से वो आते नहीं थे। उत्तरी भाग भी सुरक्षित था, लेकिन उत्तर पश्चिमी का जो हिस्सा था वहीं से मंगोल का आक्रमण होता था और यही उत्तर पश्चिम सीमाएं ही सर्वाधिक असुरक्षित थीं। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? यानी उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन द्वारा पुराने दुर्गों की मरम्मत की गई, नए दुर्गों का निर्माण कराया गया, सैन्य शिविर की स्थापना की गई। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ये संपूर्ण कार्य बलबन के द्वारा किए गए। बलबन ने सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के लिए किसे नियुक्त किया? बलबन ने सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के लिए शेर खां, बुगरा खां, मोहम्मद खां उपयुक्त सभी। तो इसमें शेर खां को इसने सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। शेर खां को किस मंगोल आक्रमणकारी ने 1285 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण कर लूटपाट की? तो ये तैमूर खां था। तैमूर खां 1285 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण करके भयंकर लूटपाट की थी। बलबन के किस पुत्र की मृत्यु मंगोलों से युद्ध करते समय हुई थी? तो मंगोलों से युद्ध करते समय बलबन का जो पुत्र था मोहम्मद खां, उसकी मृत्यु हो गई थी। बलबन के समय में महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। तो बलबन के समय में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, मेवातियों का विद्रोह ये महत्वपूर्ण था। गंगा जमुना दोआब के क्षेत्रों में भी विद्रोह हुए थे। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन प्राप्त हो रहा है ए बी दोनों प्राप्त हो जा रहा है। बलबन के शासनकाल में हुए सर्वाधिक भयंकर विद्रोह को तुगरिल खां ने नेतृत्व प्रदान किया। यह विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बलबन के शासनकाल में जो एक बृहद विद्रोह हुआ था वह बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। कहाँ हुआ था? वह बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था और इस विद्रोह को दबाने का जो नेतृत्व मिला था तुगरिल खां के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन नंबर। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित गुलाम तुर्क सरदारों के दल चालीसा को समाप्त कर दिया। वही चालीसा जो इल्तुतमिश ने गठित किया था, जो बाकी इल्तुतमिश के पुत्रों के शासनकाल में सुल्तानों के लिए सरदार बन गए थे। तो सबसे पहले बलबन ने इस चालीसा के दल को ही सबसे पहले समाप्त कर दिया। उसे समाप्त कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि उसे अपनी सत्ता को सर्वाधिक खतरा इन्हीं सरदारों में से था। इस दल की प्रासंगिकता अब समाप्त हो चुकी थी। चालीसा की तरह ही बलबन अपने अति विश्वसनीय श्रेष्ठ रक्त वाले तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाना चाहता था। उपयुक्त सभी, तो ऐसा कोई भी रीजन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मात्र उसे अपनी सत्ता को सर्वाधिक खतरा इन्हीं तुर्क सरदारों से था। इसी कारण से उसने चालीसा का दमन कर दिया। बलबन द्वारा सैन्य व्यवस्था में किए गए सुधारों में कौन सही है? बलबन द्वारा सैन्य व्यवस्था में किए गए सुधारों में सही पूछा जा रहा है, उसने सैन्य विभाग दीवान अर्ज का पुनर्गठन किया। दीवान अर्ज का पुनर्गठन किया। ऐसे सैनिक जो सैन्य सेवा के लिए सक्षम नहीं थे, यानी कि दीवान अर्ज का इसने पुनर्गठन किया। ये ऑप्शन सही है कि दीवान अर्ज नामक एक विभाग बनाया सैन्य विभाग की मजबूती के लिए। ऐसे सैनिक जो सैन्य सेवा के लिए सक्षम नहीं थे, उन्हें एकता में मिली जागीरें वापस लेकर पेंशन दे दी गई। तो यह भी जो असक्षम थे यानी सक्षम नहीं थे, उन्हें एकता में मिली जागीरें वापस लेकर पेंशन दे करके उन्हें निकाल दिया गया। जागीरदारों और सैनिकों द्वारा किराए पर आदमियों को युद्ध में भेजने की परंपरा समाप्त कर दी गई। तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित विभागों में किसका गठन बलबन द्वारा किया गया? तो किसका गठन? दीवान अर्ज नामक विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। गुप्तचर विभाग का भी गठन बलबन के द्वारा किया गया। इस प्रकार ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। जो दीवान रियासत दिया गया है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गठित किया गया। इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त इक्ताओं में कहाँ की इक्ता को बलबन ने इक्तादारों से छीन ली थी? क्योंकि वे इक्तादार इसका अनुचित लाभ उठा रहे थे। तो अनुचित लाभ उठा रहे थे, इसमें यह गंगा जमुना दोआब के क्षेत्रों का जो इक्ता थी ये थी। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व से संबंधित सिद्धांतों की स्थापना की। इस सिद्धांत की स्थापना के पीछे बलबन का उद्देश्य क्या था? सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करना, सुल्तान के दैवी स्वरूप का प्रदर्शन। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और सुल्तान को उलेमाओं के नियंत्रण में रखना। तो यहाँ ऑप्शन
ये सही हो रहा है। सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करना, चूँकि दैवी स्वरूप के प्रदर्शन से कोई विशेष मतलब नहीं, उलेमाओं को नियंत्रण में रखने से मतलब नहीं है। सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए ही इसने दैवीय सिद्धांत लागू किया था। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वह फारस से प्रभावित था, चूँकि इसने फारसी परंपरा, फारसी त्यौहार, फारसी नामों को भी इसने अपनाया और अपने वंश को भी इसने फारस के प्रसिद्ध वंश अफरासियाब वंश से अपने आप को जोड़ा है। बलबन ने सुल्तान को नियाबत-ए खुदाई कहा, जिसका अर्थ होता है नियाबत-ए खुदाई, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब, ए और बी दोनों, पृथ्वी पर उलेमा का प्रतिनिधि। तो पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि या पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब, ये दोनों बातें सही हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत के संबंध में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। बलबन के राजत्व सिद्धांत की संपूर्ण जानकारी वसय नामक संकलन में मिलती है, जिसका संकलन किया। तो वसय नामक संकलन किसने किया था? तो वसय नामक संकलन करने वाला जियाउद्दीन बर्नी था, यानी कि बर्नी था। बलबन की राजत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो राजत्व के बारे में ये पूछा जा रहा है, सुल्तान के पद को ईश्वर एवं निरंकुश सत्ता का प्रतीक बना दिया। ये ऑप्शन सही है, उसने सुल्तान के पद को ईश्वर एवं निरंकुश सत्ता का प्रतीक बना दिया था। कुलीन और अकुलीन व्यक्तियों के विभेद पर बल दिया, ये कुलीनता और अकुलीनता में इसने विभेद किया। नेक्स्ट है, बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत का कठोरता से पालन किया। ये ऑप्शन भी सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित कथन की, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, किसका है ये कथन पूछा जा रहा है। बलबन के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन बलबन, आंसर में बलबन ने ही कहा था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को या तुच्छ व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है और मेरे हाथ तलवार की तरफ दौड़ने लगते हैं। राज दरबार में अभिनंदन के लिए बलबन द्वारा शुरू की गई प्रथा सिजदा, सिजदा घुटने पर सिर झुकाना, सिजदा क्या थी? घुटने पर सिर झुकाना, और पैबो सुल्तान के पैर चूमना, किस परंपरा पर आधारित थी? तो ये परंपरा थी फारसी। हमने बताया कि इसने रहन सहन, दरबार, त्यौहार तथा नाम एवं वंश सही चीज़ों को इसने फारस से ग्रहण किया था, इसलिए सिजदा और पाबोस जैसी परंपरा भी यह फारस से जुड़ी हुई थी। निम्नलिखित इतिहासकारों में इसने बलबन को भारत में नव स्थापित मुस्लिम राज्य का संरक्षक तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महान विभूति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये विद्वान हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ही बलबन को भारत में नव स्थापित मुस्लिम राज्य का संरक्षक तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महान विभूति के रूप में प्रस्तुत किया है। बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण में किन विद्वानों ने अपने जीवन की साहित्यिक यात्रा आरंभ की थी? तो शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण में किन विद्वानों ने अपने जीवन की साहित्यिक यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये अमीर खुसरो की भी शुरुआत, हालांकि ज़्यादा चर्चित अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहे, लेकिन साहित्यिक जीवन की ये शुरुआत जो है वह बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद के समय में ही हुई थी। और अमीर हसन दहलवी जिनका पूरा नाम था, तो अमीर हसन की भी शुरुआत साहित्य के इसी के समय से होती है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा। बलबन ने स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए शुद्ध इस्लामिक शैली पर आधारित निम्नलिखित में किसका निर्माण कराया था? तो किसका निर्माण कराया था? बलबन ने वह मकबरा का निर्माण इसने शुद्ध इस्लामिक शैली पर आधारित करवाया था। अपनी मृत्यु के समय बलबन ने निम्नलिखित में किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो अपनी मृत्यु के समय बलबन ने अपने पौत्र कै खुसरो को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, चूँकि इसका पुत्र जो था वह अयोग्य यानी कि शासन सत्ता स्वीकार करने से मना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालीन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन के बाद किसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में स्थापित किया? तो फखरुद्दीन मोहम्मद जो कोतवाल थे, उन्होंने कैकवाद को बलबन के बाद दिल्ली के सुल्तान के रूप में सिंहासनारोहण, राज्यारोहण करवाया। किसको? कैकवाद को। कैकवाद संभवतः दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो भोग विलासी प्रवृत्ति का था, जो पिता के जीवित रहते हुए सुल्तान बना, यानी कि ये ऑप्शन सही है। इसका पिता बाकी था जो शासन सत्ता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह कैकवाद ही शासन सत्ता प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैकवाद के समय में मंगोलों ने किसके नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण किया? तो कैकवाद के समय में मंगोलों ने किसके नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण किया था? तो वह था तैमूर खां। तैमूर खां के समय में, कैकवाद के समय में ही तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में कैकवाद ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था जिसने गुलाम वंश का पतन कर एक नवीन राजवंश की स्थापना की?
तो यह व्यक्ति थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी आगे चल करके जलालुद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस व्यक्ति को कैकवाद ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। अवसर पाकर इसने कैकवाद की हत्या करवा करके गुलाम वंश के स्थान पर एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की थी। 125 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुलाम वंश का अंतिम शासक था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स को गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान माना जाता है। किसकी हत्या कराकर, यानी किसकी हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली? तो खिलजी वंश की नींव क्यूमर्स की हत्या करवा करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के शासकों ने कुल कितने वर्ष से शासन किया? तो गुलाम वंश के शासकों ने कुल 84 वर्षों तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के सुल्तानों ने कुल 84 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के पतन के कारणों में मुख्य कारण था? तो गुलाम वंश के पतन के कारणों में जो मुख्य कारण था, स्वेच्छाचारी सैनिक शासन। स्वेच्छाचारी सैनिक शासन, यानी कि उत्तराधिकार के ठोस नियम का अभाव, ये ऑप्शन सही नहीं है। सुल्तानों का विदेशी होना भी सही नहीं है। स्वेच्छाचारी सैनिक शासन, स्वेच्छाचारी सैनिक शासन यही कारण था जो गुलाम वंश के पतन का कारण बना। गुलाम वंश के शासकों में किसने दृढ़ और कठोर सीमांत नीति का पालन किया? गुलाम वंश के शासकों में किसने दृढ़ और कठोर सीमांत नीति का जो पालन किया वह था बलबन। बलबन जो था वह दृढ़ और कठोर सीमांत नीति का पालन किया था। फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज त्यौहार मनाने की परंपरा गुलाम वंश के किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रथा, फारसी त्यौहार मनाने की जो प्रणाली है, जैसा कि हमने बताया, यह सब बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। गुलाम वंश के शासनकाल में अधिकांश भारतीय मुसलमान किस संप्रदाय के थे? तो गुलाम वंश के शासन काल में अधिकांश भारतीय मुसलमान जो थे वे सुन्नी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। गुलाम वंश के शासनकाल में भारत की अधिकांश जनसंख्या थी। तो गुलाम वंश के शासनकाल में जो भारत की अधिकांश जनसंख्या थी वह हिंदू थी, चूँकि पहले से ही हिंदू संप्रदाय के लोग थे और अभी मात्र कुछ इस्लामिक सुल्तानों द्वारा, कुछ इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा शासन सत्ता स्थापित करने के उपरांत शासन चलाना प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो जनसंख्या थी वह अधिकांश हिंदू जनसंख्या थी। तो इस प्रकार कुल 132 क्वेश्चंस जो गुलाम वंश पर आधारित हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं। इन्हें कई बार सुनने के बाद ये काफ़ी याद हो जाएंगे। और इस प्रकार आगे अब हम खिलजी वंश पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को 2 वीडियो के माध्यम से कुल 150 प्रश्नों को लेकर के, कम से कम 150 से इर्द गिर्द प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार सुनें,